वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है मोमिन लिमिटेड। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मोमिन लिमिटेड परचेज्ड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 each on 1st January 2009. Transaction costs are 2% in both buying and selling. Fair values at different dates are as follows. तो 1st जनवरी 2009 की वैल्यू दी हुई है, फिर 31 दिसंबर की दी हुई है, फिर 30 जून की, फिर 31 दिसंबर 2010 की। Dividend amounting ₹4 per share was declared on 30th June 2010. ML year end is 31st December. तो 30th जून को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। Prepare necessary entries assuming ML classifies the shares under fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income. तो हम पहले पार्ट ए की तरफ चलते हैं और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज कर लेते हैं। तो आंसर मेंशन करेंगे। पार्ट ए में हमें फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज का हम सिंपल सा फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2009 की बात आएगी। तो थ्रू प्रॉफिट और लॉस में हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे। 5000 शेयर्स हैं और ₹100 उसकी फेयर वैल्यू है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं 2% की, उनको एक्सपेंस बनाएंगे। तो फाइनेंशियल एसेट 5000 शेयर्स इंटू ₹100 ईच, ये बन जाएंगे 500,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसेट में इंक्लूड नहीं करनी, उन्हें एक्सपेंस बनाना है प्रॉफिट और लॉस में। तो 500,000 का 2% दैट वुड बी 10,000। टोटल अमाउंट जो हमने पे की वो बनती है 510। इसके बाद 31 दिसंबर पे हमें रेट दिया हुआ है 108 का। तो वैल्यू में जो इजाफा है वो 8 से हुआ है, तो गेन रिकॉर्ड कर लेंगे हम 100 से ईयर एंड के ऊपर। 5000 शेयर्स पर ₹8 के हिसाब से गेन दैट वुड बी 40,000। और सेम अमाउंट क्योंकि थ्रू प्रॉफिट और लॉस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा 40,000 से। नेक्स्ट 30 जून 2010 की जो फेयर वैल्यू है वो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हम तो ईयर एंड पर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अलबत्ता 30 जून 2010 को जो डिविडेंड मिला है 4 पर शेयर का, वो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और ये प्रॉफिट और लॉस में इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगा। तो डिविडेंड रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर का वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअली रिसीव्ड होता तो हम कैश लिख लेते। तो 5000 शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से 20,000 और ये डिविडेंड इनकम प्रॉफिट और लॉस में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2010 को, तब हमारी फेयर वैल्यू है 110। तो अब इजाफा जो हुआ है वो 2 का हुआ है, तो ये भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। ₹5,000 शेयर इंटू ₹2, 10,000 गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अगर क्लासिफाई करते हैं तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी वो हम रिकॉर्ड करें। तो हमारे क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है पार्ट बी कि अगर क्लासिफिकेशन है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम तो फिर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो वो हम अब पास कर देते हैं। तो जिस तरह हमने पार्ट ए रिकॉर्ड किया था सिमिलर वे में हम पार्ट बी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, फर्स्ट एंट्री जो हमें है रिकॉर्ड करनी है उसके लिए पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद एक्विजिशन हमारी है 1 जनवरी 2009 को, 100 का फेयर वैल्यू है और 2% जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होंगी।
थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाली क्लासिफिकेशन में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं बनाते, बल्कि इनिशियल मेजरमेंट में एसेट की फेयर वैल्यू के साथ इंक्लूड करते हैं। तो 102 के ऊपर हम इसको मेजर करेंगे। 5000 शेयर्स 102 के हिसाब से 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड करके दैट वुड बी 510,000। सेम अमाउंट की हम पेमेंट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईयर एंड है, जब वैल्यू 108 हो गई तो 6 का इजाफा हुआ है। 31 दिसंबर 2009 फाइनेंशियल एसेट 5000 शेयर्स 6 से इंक्रीज हो गए, दैट वुड बी 30,000, और इतना गेन हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद 30 जून 2010 की फेयर वैल्यू भी गिवन है, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम तो ईयर एंड पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं। बट 30 जून को डिविडेंड रिसीव हुआ है, चाहे हमारी क्लासिफिकेशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है, डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट और लॉस में ही रिकॉर्ड होगा। फोर पर शेयर के हिसाब से 20,000 बनते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर 2010 को वैल्यू 110 हो गई है, तो अब 2 से इंक्रीज है। $5,000 शेयर इंटू ₹2 पर शेयर का हमारे पास गेन है। इतने से हम एसेट, फाइनेंशियल एसेट या इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा देंगे और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में गेन को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाली है। तो जो मेन डिफरेंस आप नोट कर रहे हैं, एक तो ये कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो थ्रू प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनी है, जबकि थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गेन है वो थ्रू प्रॉफिट और लॉस में, जैसे नाम से पता चल रहा है थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, तो गेन प्रॉफिट और लॉस में गया है, लेकिन थ्रू OCI वाले में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में गया। डिविडेंड इनकम दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।